गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो ठीक ठाक, ऑडियो वीडियो फाइन। लीना, दीपा, ऑडियो वीडियो ठीक ठाक, आवाज आ रही है मेरी? ऐसा चैट साउंड नॉट शोइंग। एम आई ऑडिबल, विजिबल? आवाज वगैरह आ रही है? ओके ओके ओके। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो अभी तक हम लोग ने क्या देख लिया था? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो ठीक ठाक, ऑडियो वीडियो ठीक ठाक। ओके ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अभी तक हम लोग ने क्या देख लिया था? अभी तक हम लोग ने अपने लेक्चर में देख लिया था कि कॉन्सेप्ट क्या है एयर मास का। एयर मास का कॉन्सेप्ट क्या है, बेस्ट सोर्स रीजन कौन कौन से जहां ये बनते हैं, और थर्मोडायनेमिक मॉडिफिकेशन पढ़ा था हम लोग ने। थर्मोडायनेमिक मॉडिफिकेशन हम लोग ने देखा था किस तरीके से जो उनकी प्रॉपर्टी होती है वो हॉरिजॉन्टली सेम रहती है, लेकिन जब उसमें आप ऊपर नीचे जाओगे तो वहां पे हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। वहां पे हमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं। ये चीज हम लोग ने समझ ली थी। लास्ट हमने आप लोग को छोड़ा था फ्रंट्स पे। फ्रंट्स क्या है? जब दो एयर मास इंटरैक्ट करते हैं तो फ्रंट बनता है। फ्रंट मतलब जैसे आर्मी का फ्रंट होता है, मिलिट्री का फ्रंट, जहां पे दो देशों की सेनाएं आके सामने खड़ी हो जाए, वो फ्रंट एक तरीके का। तो ये सारे जो डेवलपमेंट हुए थे ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुए थे। वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे जब देखा गया कि एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जब हम लोग जा रहे हैं तो हमारी स्पीड बढ़ी जा रही है। फिर उस पॉइंट से जब हम वापस आ रहे हैं तो हमारे जहाज की स्पीड जो है कम हुई जा रही है। अब इसके पीछे कारण क्या था? कारण क्या था? इसको स्टडी किया गया वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। हाँ दीपा, क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत दीपा? पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट क्या हो गया? जीएस पेपर 1 क्या हुआ? क्या हुआ क्या? पॉपुलेशन सेटलमेंट, हाँ बताइए क्या हुआ? सर 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 टाइप करने में बहुत टाइम लग रहा है, मैं बता देती हूँ। हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरे को ये पूछा था जो पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट है, टाइप ऑफ एंड पैटर्न्स अर्बनाइजेशन वाला, और आपने जो करवाया है इसमें ऑप्शनल में, वो सेम कंटेंट हम लिख सकते हैं ना, उसको यूज करेंगे? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन थ्योरी मत लिखिएगा। मतलब कोई कोई थिंकर का नाम ना कोट करिएगा। ओके ठीक है, बस ये पूछना था। थैंक यू सर। चलो ठीक है, ये अच्छा था। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस ऐसा। ये फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है यहाँ पे। चलिए, टाइप्स ऑफ फ्रंट। यस यस यस, सही बात है, क्योंकि इतना टाइप ना आप करके समझा पाओगे ना हम समझ पाएंगे। सही बात है। तो किसी का भी कुछ ऐसा रहा करे तो आप माइक को ऑन करके पूछ लिया करो। हाँ, तो आज टाइप्स ऑफ फ्रंट्स, आज इसको समझेंगे हम लोग। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो चार तरीके के फ्रंट्स
हम लोग को पढ़ लें। 4 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? स्टेशनरी फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट एंड ऑक्लूडेड फ्रंट। सबसे ज्यादा जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट पे। कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट पे। सबसे पहले स्टेशनरी फ्रंट के बारे में एक हल्की सी लाइन लिख लीजिए। स्टेशनरी फ्रंट के बारे में लिख लीजिए। 2 air masses came face to face. It comes face to face, but they do not move into each other. But they do not move into each other. कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि जंग के लिए 2 सेनाएं आमने सामने आ गई हैं, लेकिन जंग स्टार्ट नहीं हुई है। ये मान लो वार्म एयर मास है, ये कोल्ड एयर मास है। ये दोनों आमने सामने आ गए लेकिन भिड़े नहीं है। ये दोनों आमने सामने आ गए लेकिन एक दूसरे में एंटर नहीं किए। इसका अगर यहां से ऊपर से टॉप व्यू देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे जो एयर मास है, एक इस तरफ आ रहा है, इस तरफ इधर से जा रहा है, ऐसे एक इधर जा रहा है, एक ये इधर जा रहा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे में नहीं जा रहे हैं, ये टॉप व्यू है। ये है स्टेशनरी फ्रंट। जस्ट स्टार्टिंग है ये आगे के फिनोमिना की, ये है स्टेशनरी फ्रंट। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट, इसके लिए आप एक टेबल बनाइएगा, फिर समझिएगा। स्टेशनरी फ्रंट, पहला स्टेशनरी फ्रंट हो गया। अब एक टेबल बनाइएगा। एक तरफ हम लोग यहां समझेंगे कोल्ड फ्रंट, यहाँ पे है वार्म फ्रंट। कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट हम लोग किस हिसाब से कहते हैं कि ये कोल्ड फ्रंट है, ये वार्म फ्रंट है? तो ये बेसिकली अगर बात करी जाए, इट डिपेंड्स on which air mass is relatively more active. कौन सा एयर मास एक्टिव है? वार्म एक्टिव है कि कोल्ड एक्टिव है? Depends on which air mass is relatively more active than the other air mass. कोल्ड फ्रंट में अगर यहां बात करी जाए, हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, वेज बनता है, वेज शेप यहाँ पे इंटरेक्शन होता है। तो पहले हम बना लें, फिर बनाना आपको। ये वार्म एयर मास है, ये कोल्ड एयर मास है। ये अच्छा, पहले ये बताओ
वार्म एयर मास ऊपर रहेगा कि कोल्ड एयर मास ऊपर रहेगा? ये बात बताइए जरा। वार्म एयर मास ऊपर रहेगा कि कोल्ड एयर मास ऊपर रहेगा? कोल्ड एयर मास चाहे वार्म फ्रंट हो चाहे कोल्ड फ्रंट हो, जो कोल्ड एयर मास है वो हमेशा नीचे रहेगा, क्योंकि वो भारी है ना, वो हमेशा नीचे रहेगा, वो हमेशा नीचे रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कोल्ड फ्रंट हम लोग क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि जो कोल्ड एयर मास है वो इस तरफ जा रहा है, इसके अंदर ऐसे जा रहा है, ये एक्टिव है। कीवर्ड देखिए यहाँ पे, एक्टिव। एक्टिव एयर मास कौन सा है? कोल्ड एयर मास। तो ये जब इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मूवमेंट होगा, ये राइज करेगा, ये ऐसे नीचे की तरफ, ये इसके ऊपर यूं स्लाइड करेगा ऊपर की तरफ। यहाँ पे वार्म फ्रंट में अगर देखें, वार्म फ्रंट में दोस्तों यहाँ पे जो एक्टिव होगा एयर मास, कौन सा एयर मास होगा एक्टिव? वार्म वाला ना, वार्म वाला यहाँ पे एक्टिव होगा। मीन्स ये ऐसा मूवमेंट होगा, ये इसमें भी ऊपर जाएगा, ये ऐसे नीचे रहेगा। अब एक चीज हम समझाना चाहते हैं, पहले ये इतना कर लो तो बताओ, क्योंकि हम फुल स्क्रीन पे आएंगे तब हम समझाएं आपको चीज। ध्यान रखिएगा, फ्रंट का नाम उस एयर मास पे रखा गया है जो कि एक्टिव है, जो कि एक्टिव है। इंटरैक्ट दोनों में दोनों कर रहे हैं, कोल्ड फ्रंट बने या वार्म फ्रंट बने, पार्टिसिपेट वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास दोनों में कर रहा है। तो अब यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ पे एक चीज समझिए, एक चीज सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। एक्टिव मीन्स कौन किसमें मूवमेंट हो रहा है, एज सच मूवमेंट दोनों हो रहा है, कौन ज्यादा मूव कर रहा है, अभी आएगा वो चीज। इसको एक चीज समझिए, इसको एक चीज समझिए, ये मान लो पोल है, ये जो मेरा यहाँ पेन है ये पोल है, बहुत ध्यान से समझना, एक बार में कोशिश करिएगा। ये चीज मुझसे मॉक, सेकंड मॉक में मुझसे पूछी गई थी, कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट के बीच में डिफरेंसेस, ये मुझसे पूछा गया था मॉक इंटरव्यू में, सेकंड वाले। इसको ध्यान से सुनिएगा, ये है हमारा पोल, ये है हमारा पोल। एक सेकंड।
अब ठीक है, सॉरी सॉरी, ये है पोल हमारा, ये है पोल हमारा। कोई एक साइड कोल्ड एयर मास है, इधर कोल्ड एयर मास है, इधर वार्म एयर मास है। फ्रंट बन गया, स्टेशनरी फ्रंट है, ये स्टेशनरी फ्रंट है, ठीक है। एक तरफ कोल्ड एयर मास है, एक तरफ वार्म एयर मास है। अभी ये ऐसे आमने सामने खड़े हैं, आमने सामने खड़े हैं, आमने सामने खड़े, स्टेशनरी फ्रंट बन गया। अब देखो, कोल्ड एयर मास भारी है, हैवी है। जब ये एक्टिव होगा, एक्टिव मींस ये जब ये मूव करेगा वार्म एयर मास की तरफ, वार्म एयर मास की तरफ, तो देखो ये नीचे की तरफ पुश करेगा ना, नीचे की तरफ कस के पुश करेगा। ये चीज आप लोग समझ रहे हो? अगर ये पूरे पोल को देखें तो ये नीचे की तरफ ज्यादा धक्का लगाएगा ना, नीचे की तरफ ज्यादा धक्का लगाएगा। इतना समझ में आ रहा है सबको? ये इसको टिल्ट करेगा, टिल्ट टिल्ट करने के साथ इसको ये आगे खींचेगा ऐसे, इसको ये कस के यहाँ पे ऐसे टिल्ट करेगा और ये आगे डिस्प्लेस करेगा वार्म एयर मास की तरफ। ये कोल्ड एयर मास है, इसने ये जो फ्रंट बन रहा है, ये जो पोल है, पोल ध्यान रखो, पोल, इसको पोल को इसको बेंड किया और इधर इसको मूव करा दिया। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसने अच्छी खासी कवर कर ली और इसको बेंड करा दिया। अब इधर वाला सीन समझो, इधर वाला सीन समझो। वार्म एयर मास थी इधर, वार्म एयर मास, इधर कोल्ड एयर मास थी। वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास को जब, अब इधर एक्टिव है वार्म एयर मास, वार्म एयर मास जब एक्टिव है तो इस पोल को ये ऊपर से फोर्स लगाएगी ना, यहां से, ये समझ रहे हो, ये यहां से फोर्स लगाएगी ना ऊपर से। जो वार्म एयर मास है, जो वार्म एयर मास है ये एक्टिव है, और ये जब इधर आएगी कोल्ड की तरफ तो ये पोल को ये ऊपर से पुश करेगी ना, ऊपर से। ये इतना ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं दे पाएगा, उतना ज्यादा पुश नहीं कर पाएगी, समझो, क्योंकि वो कोल्ड वाली ने क्या किया था, नीचे से फोर्स लगाया था। तो आप पोल को अगर खिसकाना चाह रहे हो तो नीचे से करोगे तो ज्यादा हॉरिजॉन्टल कवर कर लेगा, डिस्टेंस खिंच जाएगा। टिल्ट इतना होगा, ज्यादा नहीं होगा लेकिन टिल्ट होगा और ये आगे चल देगा। लेकिन जब वार्म एयर मास इसको पुश करेगी तो ये ऊपर से पुश करेगी, तो ये टिल्ट ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना नहीं कवर कर पाएगा। इतनी ताकत वार्म एयर मास में नहीं रहती है। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ रही हैं थोड़ी बहुत? अभी हम लिखाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये पोल वाला एग्जाम्पल याद रखना, हमारा पोल वाला हमारा एग्जाम्पल याद रखिएगा। अभी हम लिखाएंगे तो आपको थोड़ा और चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब यही चीज हम लिखाते हैं, तब देखो आप लोग। चलिए, सॉरी, अब क्या बताएं, रिप्लाई करना उधर जरूरी है। चलिए इस पे लिखिए जरा, कोल्ड फ्रंट पे। ये जो मैंने आपको अभी बात बताई, ये है, मान लो यहाँ पे पोल, पोल को मैं स्लाइड शिफ्ट करा रहा हूं यहाँ पे। ये पोल है, ये कोल्ड एयर मास है, यहाँ वार्म एयर मास है। ये इस तरफ शिफ्ट कर रहा है, वार्म एयर मास इसके ऊपर राइज कर रहा है यहाँ पे। फिर इधर देखोगे यही सिचुएशन। अब ये पोल यहाँ पे ज्यादा बेंट हो गया क्योंकि इसको धक्का ऊपर से लग रहा है, इसको धक्का ऊपर से लग रहा है। ये कोल्ड एयर मास है, ये वार्म एयर मास है, ये इस तरफ आ रहा है। कौन मूव कर रहा है? वार्म एयर मास मूव कर रहा है, इसलिए ये एक्टिव है एयर मास, इसीलिए ये एक्टिव बोला जाएगा। मूवमेंट, रिलेटिव मूवमेंट किसका हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको एक्टिव बोलते हैं।
तो यहाँ पे वार्म एयर मास मूव कर रहा है और ये ऊपर से धक्का लगाएगा, तो ये जो पोल था अपना ये ज्यादा टिल्ट हो जाएगा, ज्यादा टिल्ट हो जाएगा। वार्म एयर मास ये ऊपर जा रहा है, दोनों में यही होगा सीन, कोल्ड तो नीचे ही रहेगा। अब थोड़ा आप लोग बहुत समझे, ये दोनों आप लोग समझे डायग्राम जो हमने बनाया है, क्योंकि अगर ये डायग्राम समझ में आ गया तो फिर सब कहानी है, फिर सब कहानी है। तो जो पोल वाला है उसको ध्यान रखिएगा, कोल्ड फ्रंट में जो कोल्ड एयर मास है वो एक्टिव होता है, वो मूव करेगा वार्म एयर मास की तरफ, तो वो नीचे से पुश करता है। तो नीचे से पुश करने के कारण ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये पोल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा ऐसे, लेकिन ये टिल्ट इतना नहीं होगा, बस ये टिल्ट इतना ही होगा, ये टिल्ट ऐसे नहीं हो जाएगा। ये जो अगर सीधा सीधा पोल है, सीधा सीधा पोल है, तो ये टिल्ट होगा, तो भाई ये टिल्ट इतना हो जाएगा। अब कहो कि इतना हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये नीचे से फोर्स लग रहा है ना, ये फोर्स नीचे से लग रहा है। अब यहाँ पे अगर देखो ओरिजिनल पोजीशन ऐसे थी, लेकिन ये फोर्स ऊपर से लग रहा है, वार्म है ना, वार्म है तो ऊपर से फोर्स लगा रहा है, ये टिल्ट ज्यादा कर देगा, ये टिल्ट ज्यादा कर देगा। ये चीज है, ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो मजा आ जाएगा। और अब आगे बातें लिखिए। लिखिए पहली बात यहाँ पे, टिल्ट ऑफ फ्रंट is relatively less but horizontal displacement of front is more or less। आप लोग बताओ, दो बातें हैं, एक तो है टिल्ट, इट इज रिलेटिवली लेस, जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है फ्रंट का वो कैसा होगा, मोर, यस मोर, इट इज मोर। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये जो फ्रंट आगे मूव कर गया, ये ज्यादा होगा कोल्ड फ्रंट में। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो यही सेम चीज, टिल्ट ऑफ द फ्रंट इज रिलेटिवली मोर बट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रंट विल बी लेस। ये मूव करेगा तो ये ज्यादा मूव नहीं करेगा, मान लो यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, बस ये ज्यादा मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, टिल्ट ऑफ फ्रंट is relatively more but horizontal displacement of front is less। second point, अब एक बात बताओ, फिर से आप लोग को हमें देखना पड़ेगा, एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये है हमारा बाउंड्री, ये है हमारी बाउंड्री, यहां पे ये कोल्ड एयर था, इसने पुश किया, इसने पुश किया, एक ऐसी बाउंड्री है और एक बाउंड्री ऐसी है, एक फ्रंट ऐसा है, एक ऐसा फ्रंट है, एक ऐसा फ्रंट है। ये जो हल्का स्लैंट फ्रंट है, यहाँ पे जो वार्म एयर है, यहाँ पे जो वार्म एयर है, वार्म एयर है, वो यहाँ पे जल्दी राइज करेगी इन कंपैरिजन टू जो यहाँ राइज हो रही है। आप लोग समझ रहे हो, ये आप लोग को डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये कोल्ड फ्रंट, ये कोल्ड फ्रंट है, कोल्ड फ्रंट, कोल्ड फ्रंट पे वार्म एयर यूं राइज हो जाएगी, क्योंकि ये इतना नहीं है ना, ये खट से यूं वर्टिकल है, ऑलमोस्ट वर्टिकल है, खट से राइज हो गई। और यहाँ पे अगर देखें ज्यादा है स्लोप इसका, यहाँ पे ग्रेजुअली स्लोली राइज करेगी, ग्रेजुअली स्लोली राइज करेगी। यही पॉइंट लिखिए, यही पॉइंट लिखिए। गुड इवनिंग कल्पना, स्वागत स्वागत। इसको लिखिए, रिलेटिव रिलेटिव
vertical rise of warm air is more. Relative vertical rise of warm air is more. यहां पे क्या है? Relative vertical rise of warm air is less. Relative vertical rise of warm air is less. अब आप लोग हमें एक बात बताइए, जहां पे वार्म एयर का राइज जल्दी हो रहा है, सडन हो रहा है, वहां पे आपको वायलेंट कंडीशन देखने को मिलेगी। कस के थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश और ढेर सारी बारिश एक साथ। बारिश उधर भी होगी, बारिश आपकी वार्म फ्रंट पे भी होगी, लेकिन इट विल बी ग्रेजुअल। समझ में आ रहा है? इट विल बी ग्रेजुअल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ग्रेजुअल फॉर, देखो, ग्रेजुअल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कोल्ड फ्रंट खट से राइज किया, खट से एक साथ ढेर सारी बारिश, वायलेंट कंडीशन। ठीक है, तो ये लिखिए बात, लिखिए इसी में। हेंस कोल्ड फ्रंट्स आर एसोसिएटेड विद वायलेंट वेदर कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो समझ गया वो पूरा कॉन्सेप्ट समझ गया। कोल्ड फ्रंट्स आर एसोसिएटेड विद वायलेंट वेदर कंडीशंस, यही समझाने के लिए हमने पूरी गाथा आपको समझाई। यही पॉइंट है मेन। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है, यहाँ पे वायलेंट वेदर कंडीशन, स्नोफॉल, heavy rains, dense cloud, thunderstorms, ये सब यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर बात करी जाए रिलेटिवली लेस वायलेंट कंडीशंस, रिलेटिवली लेस वायलेंट कंडीशंस, रिलेटिवली lower rains but for a longer duration, longer period of time. This type of rainfall is known as drizzle. सुना होगा शब्द drizzle. It means, यहां पे अगर बात करी जाए कोल्ड फ्रंट, यहाँ पे जो बादल होंगे बड़े से बादल बनेंगे, कस के बारिश कराएंगे। वार्म फ्रंट ऊपर जा रहा है, बादल बन रहे हैं, कस के बारिश कराएंगे। यहाँ पे अगर कोई है तो उसको फील हो जाएगा। स्नोफॉल, हैवी रेनफॉल, डेंस क्लाउड, थंडरस्टॉर्म, ये क्या मैंने बनाई है? रेनफॉल। ये इतने डिस्टेंस तक कस के इसको फील हो जाएगा, इतने डिस्टेंस तक। फिर जैसे इसके बाहर आएगा, ये बाहर आएगा, यहाँ कोई रेनफॉल नहीं, नो रेनफॉल। वैसे ही इसके जब ये वार्म एयर मास इसके इधर से गुजर जाएगा, तो जब ये इधर सीन आएगा तो यहाँ पे नो रेनफॉल। अभी दीपा हम बता रहे हैं, हाँ, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, क्यूमुलोनिम्बस, दोनों चीज बोलेंगे क्योंकि बारिश करा रहे हैं ना, निम्बस भी ऐड करेंगे। यहाँ पे अगर देखें क्या सीन होगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसा सीन होगा। यहाँ पे वार्म एयर मास से चढ़ता हुआ
यहाँ बारिश हो रही है, यहाँ बारिश हो रही है, कंटिन्यूअस देर तक हल्की हल्की बारिश होती रहेगी। मतलब इंसान यहाँ है तो यहाँ पे भी बारिश, यहाँ पे भी बारिश, यहाँ पे भी बारिश। ड्यूरेशन देख रहे हो, ये चीज देख रहे हो आप लोग? सो यहाँ पे जो रेनफॉल है पहले केस में इट्स अ ड्रामेटिक रेनफॉल। ड्रामेटिक, ड्रामेटिक मैं क्यों बोल रहा हूँ? कुछ जो क्षण के लिए हो, शॉर्ट टाइम मोर रेनफॉल, शॉर्ट टाइम में काफी ज्यादा रेनफॉल। यहाँ पे क्या हो रहा है? ड्रिजल हो रही है। ड्रिजल, ड्रिजल मतलब क्या है? रेन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, रेन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। वार्म एयर मास है, हाइट के साथ ऊपर ऊपर जाता जाएगा, कंडेंसेशन उसमें होता जाएगा, बारिश होने लग जाएगी। अब ये बताओ सबको इतना समझ में आया कि नहीं? बताइए, सबको इतना समझ में आ गया? क्योंकि वही मैं बता रहा हूँ, मुझसे मॉक में पूछा गया था, सेकंड मॉक इंटरव्यू में। तो आपको ये चीज समझा, मतलब बतानी पड़ेगी कि इसमें सडन रेनफॉल होती है, थंडरस्टॉर्म, वायलेंट कंडीशंस होती हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। कोल्ड में हो रहा है कि वार्म में हो रहा है? सो अभी तक हम लोग ने इतना डिस्कशन कर लिया इस पे, आई थिंक ये इतना सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे इसी में लिखिए, क्लाउड्स वाली बात जो है उसको लिख लो। अब कुछ बचा नहीं है, अब अगर इतना समझ गए हो तो अब कुछ बचा नहीं है। यहाँ पे क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स जो बारिश कराते हैं, हैवी रेनफॉल कराते हैं। यहाँ पे निम्बो स्ट्रैटस क्लाउड, निम्बो स्ट्रैटस क्लाउड। निम्बो जो शब्द होता है इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद रेनफॉल। स्ट्रैटस मतलब होता है इन लेयर्स, इन लेयर्स। दीपा एक टाइम बाद ये फ्रंट हट ही जाएंगे ना, वो एक टाइम बाद वाला छोड़ दो, एक टाइम बाद तो फ्रंट हट ही जाएंगे, ये वार्म आके चला जाएगा। ये वार्म अगर ये यहाँ देखा जाए तो ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, यहाँ पे सामने वार्म खड़ा हुआ है, सामने वार्म खड़ा हुआ है, ये इसके पास आ रहा है, आ रहा है, फिर ये चला जाएगा, हट जाएगा, फ्रंट ही डिसअपियर हो जाएंगे, फ्रंट ही डिसअपियर हो जाएंगे। तो बिल्कुल स्टार्टिंग की पोजीशन का ध्यान रखिए दोनों केसेस में, बाद में तो फ्रंट ही गायब हो जाएंगे। तभी तो ऑक्लूडेड फ्रंट मैंने बोला। हाँ, ऑक्लूडेड फ्रंट यही है जब दोनों हट जाते हैं अपने अपने रास्ते। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसके लिए हम आप सबकी कंसंट्रेशन पूरी तरीके से चाहते हैं। अब हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं इसी में, सीक्वेंस ऑफ वेदर चेंजेस, सीक्वेंस ऑफ वेदर चेंजेस। अब हम ये पढ़ाने जा रहे हैं। तो दोस्तों एक बात समझिए, कोल्ड फ्रंट, ये चौथा पॉइंट है, कोल्ड फ्रंट में है, अगर मतलब ये कोल्ड फ्रंट बना है। अब एक बात बताओ हमें, अगर आपको कोल्ड फ्रंट के वेदर फिनोमेना एक्सपीरियंस करने हैं तो आपको कहां खड़े होना पड़ेगा? वार्म एयर मास में कि कोल्ड एयर मास में? ऑब्जर्वर को हम कहां खड़ा करें, डब्ल्यू में कि सी में?
देखो जब हम ऐसे सवाल कुछ पूछा करें ना, तो समझ जाओ कि उसका सीधा सीधा आंसर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मतलब गुगली है वहां पे। अब एक सीन समझो, एक सीन समझो। अगर आपको फील करना है एक्सीडेंट को, क्योंकि वेदर फिनोमेना एक तरीके के एक्सीडेंट्स हैं, आपके सामने चीजें होंगी। अगर आपको चीज फील करनी है एक्सीडेंट को, तो ट्रेन के सामने खड़े हो। सबसे बेस्ट पोजीशन क्या है? ट्रेन के सामने खड़े हो जाओ। तो अगर, अच्छा हम फिर से बता रहे हैं, सुनो। हमने कहा अगर आपको वेदर चेंजेस देखने हैं कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट में, तो हम यहाँ बता रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं कोल्ड फ्रंट में। अगर आपको वेदर चेंजेस देखने हैं, तो आप वार्म एयर मास में खड़े होगे कि कोल्ड एयर मास में खड़े होगे? तो ये मैंने आपको एक एनालॉजी बता रहे हैं कि अगर आपको एक्सीडेंट फील करना है तो आप ट्रेन के सामने खड़े होगे। तो अगर आपको फील करना है कोल्ड फ्रंट से रिलेटेड फिनोमिना, वेदर चेंजेस, तो आपको वार्म एयर मास में खड़ा होना पड़ेगा। तभी तो ये आपकी तरफ बढ़ेगा, आपको फील होगा। उसके साथ क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, समझ पा रहे हो आप लोग? तभी तो हिट करेगी ना ट्रेन आपको सामने से। कोल्ड फ्रंट में अगर बात करी जाए, तो कोल्ड एयर मास एक्टिव है, ये मूव कर रहा है, तो आपको सामने यहां पे खड़ा होना पड़ेगा वार्म एयर मास में। तब आप देखोगे हाँ दूर से कोल्ड एयर मास चलता आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। और फिर वेदर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। हाँ, फिर क्या चेंजेस आ रहे हैं, फील करो। ट्रेन दूर से आ रही है, अभी तो आप नॉर्मल हो ना, अभी तो आप नॉर्मल हो, दूर से आ रही है, आ रही है, आ रही है, आपको हिट कर गई। अब आपको फील हुआ सब मामला। तो ऐसे ही अभी वार्म एयर मास में आप हो, और अगर आपको फील करना है कि कोल्ड फ्रंट से क्या क्या वेदर चेंजेस पॉसिबल हैं, तो कोल्ड एयर मास को आने तो दो, तो आप उसके अपोजिट में खड़े हो गए, उसके अपोजिट में खड़े हो गए। हाँ, यस। तो अगर ये चीज आप लोग समझ गए, तो अब कुछ बचा नहीं है। तो पहले हम ये वाला लिखा दें, उसके बाद वाला हम बताते हैं। पहले कोल्ड वाला समझ लो। यहाँ पे ऑब्जर्वर will be in the warm sector, यही कीवर्ड है, यही जो समझ गया वो समझ गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए सीन क्या होगा, सीन ये होगा कि इधर हाई क्लाउड्स हैं, इधर लो क्लाउड्स हैं, फिर इधर तो फिर ये तो फ्रंट हो गया, फिर इधर मिडिल क्लाउड्स हैं, फिर इधर हाई क्लाउड्स हैं। ये हाई क्लाउड्स, ये मिडिल क्लाउड्स, मिडिल क्लाउड्स, हाई क्लाउड्स, हाई क्लाउड्स। हाई क्लाउड्स रिप्रेजेंट्स क्लियर स्काई एज सच। तो मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखने जा रहा हूँ, देखें आप लोग ये चीज समझ पा रहे हो कि नहीं। सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ वेदर इन द कोल्ड फ्रंट। देखो जरा आप लोग, warm conditions will become cold gradually। अभी आप लोग लिखो ना, अभी हम समय देंगे, अभी रुक रुक जाओ। पहले जो हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो आप लोग को समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया सबको? अभी रुक जाओ, अभी लिखो ना, अभी हम टाइम दे देंगे, पहले समझ लो। ऑब्जर्वर हमारा कहाँ खड़ा है? वार्म सेक्टर में खड़ा है। तो वार्म कंडीशन विल बिकम कोल्ड ग्रेजुअली। क्यों? क्योंकि कोल्ड एयर मास आ रहा है, तो ये बदलाव होगा। प्रेशर विल इंक्रीज ग्रेजुअली, प्रेशर विल इंक्रीज ग्रेजुअली, क्योंकि कोल्ड आ रहा है ना, तो कोल्ड के साथ तो प्रेशर हमारा हाई प्रेशर रहता है।
हाई प्रेशर रहता है। अब देखो, अब ये तीसरी चीज ये पकड़ना। क्लियर स्काइज थे पहले, क्लियर स्काइज, नाउ heavy rainfall along with snowfall, along with thunderstorms, then clear skies, then clear skies। और ये सब होगा फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ये समझ में आ गया तीनों पॉइंट सबको? बस अब लिख लो, अब लिख लो, बस अब कुछ नहीं बचा, ये लिख लो, ये लिख लो। होता जाए तो बताइए। चलो उधर वाला लिखो। ये कोल्ड है, ये वार्म है। ऑब्जर्वर को कहाँ खड़ा करें? अगर हमें वार्म फ्रंट के वेदर फिनोमेना को फील करना है, यस, यहाँ पे खड़ा करें ऑब्जर्वर, यहाँ पे खड़ा करें ऑब्जर्वर। तभी तो ये इधर वार्म फ्रंट आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, cold conditions becoming warm gradually, pressure will fall gradually, pressure will fall gradually। यहां पे सीक्वेंस देखना, यहाँ पे सीक्वेंस देखना। क्लियर स्काई था, फिर लाइट कॉन्टिन्यूअस ड्रिजल, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फिर से क्लियर स्काई, फिर से क्लियर स्काई। समझ में आ गया सबको? ये चीज समझ में आ गई? बस, ये जल्दी समझ में नहीं आता है सबको, ये जल्दी समझ में आता नहीं है सबको। द वेदर फिनोमेना, वेदर चेंजेस एसोसिएटेड विद द एयर मासेस। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो चुपचाप कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट को समझा देना, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। हाँ वही तो, बुक से ये चीज वही मैं कह रहा हूँ, नहीं समझ पाओगे आप लोग, नहीं समझ पाते। ये सबका हो जाए तो बताइए, लास्ट लिख लीजिए ऑक्लूडेड फ्रंट, लास्ट लिख लीजिए ऑक्लूडेड फ्रंट। तो ये टेबल को रोक दीजिए, टेबल समाप्त हो गई। ऑक्लूडेड फ्रंट, इसमें लिखिए कोल्ड फ्रंट ओवरटेक्स द वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट पूरी तरीके से ऊपर आ गया, कोल्ड फ्रंट ओवरटेक्स द वार्म फ्रंट।
वार्म एयर मास इज टॉस्ड अबव, सिक्की की तरह ऊपर उछाल दिया गया, ऊपर आ गया. weather becomes complex and variable, weather becomes complex and variable. Abercrombie's model explains, Abercrombie's model explains occlusion best. ये आपको जानना नहीं है, बस एक नाम दे दोगे तो आपका जो मैटर है, कंटेंट है, वो रिच दिखता है. Abercrombie's model explains occlusion best. आपको ये समझना नहीं है क्या होता है. तो occlusion is the beginning. Occlusion is the beginning of death of temperate cyclone. टेम्परेट साइक्लोन का डेथ माना जाता है ऑक्लूजन स्टेज, क्योंकि वही है, वार्म फ्रंट फाइनली ऊपर आ गया है, कोल्ड फ्रंट नीचे पूरी तरीके से आ चुका है, तो फ्रंट ही खत्म हो जाएगा, फ्रंट ही खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट पेज से शुरू करिए. साइक्लोन्स, साइक्लोन्स जनरल बातें लिखिए. साइक्लोन्स, they are low pressure systems, they are low pressure systems, they are atmospheric disturbances, they are extreme events. देखो ये सब कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स ऐसे शुरुआत करिए साइक्लोन्स का. they are local and smaller systems, local and smaller systems as compared to what sir? As compared to permanent wind system. समझ गए? as compared to permanent winds, as compared to permanent winds. permanent winds कितनी ज्यादा बड़ी होती हैं, विशालकाय होती हैं, उसके रेस्पेक्ट में they are local and smaller systems, they are low pressure cells. तो इनको हम लोग लो प्रेशर सेल्स भी कह सकते हैं. they are tertiary wind system. याद आ रहा है? प्राइमरी विंड, सेकेंडरी विंड, टर्चरी विंड्स पढ़ाया हमने. लोकल विंड्स हम लोग ने पढ़ी थी, परमानेंट विंड्स पढ़ी थी, उसमें टर्चरी विंड्स भी हैं, लोकल विंड्स. तो दे आर टर्चरी विंड सिस्टम, साइक्लोन्स. नेक्स्ट पॉइंट, द विंड्स रैपिडली कन्वर्ज, द विंड्स रैपिडली converge and spiral upwards from all directions. इतना हो जाए तो बताइए, एक डायग्राम बनाना है. देखिए यहां पे अगर बात करी जाए, लो प्रेशर सिस्टम है, मान लो ये 900 MB मिली बार प्रेशर, फिर 1000 मिली बार प्रेशर, फिर 1050 मिली बार प्रेशर. तो भैया अंदर लो प्रेशर हो रखा है, बाहर हाई प्रेशर है, तो एक ग्रेडियंट फोर्स जनरेट होगा ना, एक ग्रेडियंट फोर्स जनरेट होगा.
प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जिसे कहते हैं पीजीएफ जनरेट होगा, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जनरेट हो गया, अब ये क्या करेगा, विंड्स को बुलाएगा। तो क्या विंड्स ऐसे ही सीधी सीधी आ जाएंगी जैसा पीजीएफ मैंने बनाया हुआ है? नहीं। क्यों? क्या होगा, उस पे लगेगा कोरियोलिस फोर्स। यस। तो अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हूं, अंदर लो प्रेशर हो रखा है, अंदर लो प्रेशर हो रखा है, तो मेरा जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो कहता है मेरी विंड को सीधा सीधा यहाँ पे एंट्री कर जानी चाहिए थी, एंट्री कर जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अच्छा सर, ऐसा नहीं होगा? नहीं। तो कैसे विंड आप मूव कराएंगे? देखो कैसे मूव कराएंगे हम, ध्यान देना। एक सेकेंड जरा। विंड्स आएंगी और राइट वर्ल्ड की लेफ्ट वर्ल्ड, किधर डिफ्लेक्ट कराएं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है हम। तो मुझे यहां से यहां आना है, लेकिन मैं राइट वर्ल्ड शिफ्ट हो जाऊंगा। मुझे यूं सीधे जाना है, लेकिन मैं राइट वर्ल्ड शिफ्ट हो जाऊंगा। मुझे यूं सीधा आना है, लेकिन मैं राइट वर्ल्ड डिफ्लेक्ट हो जाऊंगा। मुझे यूं आना है, बट मैं राइट वर्ल्ड डिफ्लेक्ट हो जाऊंगा। देखा आप लोग ने? सीधे आना था, राइट वर्ल्ड डिफ्लेक्ट हो गया, सीधा आना था, राइट वर्ल्ड डिफ्लेक्ट हो गया, सीधा आना था, राइट वर्ल्ड डिफ्लेक्ट हो गया। सेम इसी का उल्टा हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में विंड को सीधा सीधा आना था, लेकिन वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी लेफ्ट वर्ल्ड। सीधा सीधा आना था, लेकिन डिफ्लेक्ट हो जाएगी लेफ्ट वर्ल्ड। सीधा सीधा आना था, लेकिन डिफ्लेक्ट हो गई लेफ्ट वर्ल्ड। सीधा सीधा आना था, लेकिन डिफ्लेक्ट हो गई लेफ्ट वर्ल्ड। तो बना लेना, बना लेना, बन जाएगा। ये है सदर्न हेमिस्फीयर की बात, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात। तो साइक्लोन्स मैंने बनाया हुआ है, साइक्लोन्स। तो साइक्लोन्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर एंटी क्लॉकवाइज, while cyclones in southern hemisphere are clockwise। रटना नहीं है, देखो कॉन्सेप्ट समझो, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए। समझ में आ गया सबको? यहां तक ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, साइक्लोन्स आर ऑफ, साइक्लोन्स, यहाँ वो चीज लिख लो, साइक्लोन्स को वहां पे जो हमने बनाया है इसको लिख लो, एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको लिख लो, लिख लो अलग से, क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर, याद रहे साइक्लोन्स। एंटी साइक्लोन्स को, चलो अच्छा उसको रहने दो, एंटी साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स इसके बारे में इतना कुछ लिखना नहीं है, दे आर क्लॉकवाइज
They are clockwise in northern hemisphere. They are clockwise in northern hemisphere, anti-clockwise in southern hemisphere. यहां पे दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ लो प्रेशर की बजाय बीच में क्या होता है, हाई प्रेशर, और बाहर की तरफ लो प्रेशर होता है। तो विंड्स को सीधा सीधा बाहर जाना होता है, समझ रहे हो, विंड्स को सीधा सीधा बाहर जाना होता है, लेकिन वो सीधा सीधा नहीं जाती हैं, सीधा सीधा नहीं जाती हैं, दे डिफ्लेक्ट, तो ये सीधा सीधा यूं ना जाके से डिफ्लेक्ट हो जाता है, सीधा सीधा ना जाके ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। ये वो है, प्रेशर्स रिप्रेजेंट किया है, बीच में हाई प्रेशर है, अंदर बाहर लो प्रेशर है, तो ऐसा मूवमेंट है। तो देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज दिख गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज दिख गया। ठीक है, सो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो आप लोग, साइक्लोन्स में ही कहीं जगह हो तो लिख लेना, या फिर इसको बॉक्स में कर लो, इसको बॉक्स में कर लो। एंटी साइक्लोन्स के बारे में इतना आपको नहीं जानना है, बस इन जनरल यहाँ पे साइक्लोन्स के बारे में लिख लीजिए। विंड्स कन्वर्ज वेरी फास्ट, साइक्लोन्स के बारे में लिखना है, साइक्लोन्स में ही लिखना है। विंड्स कन्वर्ज वेरी फास्ट एंड स्पाइरल अपवर्ड्स, आसपास की विंड कन्वर्ज होने लग जाती है ना, और ऊपर की तरफ उठने लग जाएंगे, स्पाइरल अपवर्ड्स, एक्सट्रीमली पावरफुल सिस्टम्स, extremely powerful systems with rainfall and thunderstorms. Winds converge very fast and they spiral upwards. They are extremely powerful systems with rainfall and thunderstorms. ओके ओके, एंटी साइक्लोन में क्या है ना कि यहाँ पे बीच में हाई प्रेशर रहता है, साइक्लोन में बीच में लो प्रेशर था ना, साइक्लोन में क्या था, बीच में लो प्रेशर था, बाहर की तरफ हाई प्रेशर था। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लग रहा था। अब यहाँ पे क्या है, बीच में हाई प्रेशर है, बीच में हाई प्रेशर है, बाहर की तरफ लो प्रेशर है, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ऐसा लगेगा ना, ऐसे बाहर की तरफ। तो विंड भी यहां से बाहर की तरफ जाएंगी ना, विंड्स भी यहां से बाहर की तरफ जाएंगी। तो कैसे जानी चाहिए, सीधे सीधे ऐसे जानी चाहिए, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो सीधे सीधे ना जाके कैसे जाएंगी, ऐसे सीधे सीधे जानी चाहिए थी, यूं सीधे सीधे जानी चाहिए थी, लेकिन ये टर्न हो जाएगी, ऐसे सीधे बाहर की तरफ जानी चाहिए थी, लेकिन ये टर्न हो गई, सीधे से, लेकिन ये टर्न हो गई राइटवर्ड्स, ये सीधे ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये टर्न हो गई राइटवर्ड्स। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोन कैसा है, क्लॉकवाइज। अब समझ में आया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोन क्लॉकवाइज, बस। तो कोई एक चीज याद रखिएगा, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, कोई एक चीज याद रखिएगा, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। कल हम पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स, कल हम लेक्चर देंगे टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स पे, ठीक है। अरे दीपा एक बार नोट्स देखना, समझ जाओगे। हाँ, एंटी साइक्लोन और एंटी क्लॉकवाइज दोनों अलग अलग बातें हैं। आई थिंक इसी में क्या दिक्कत हो रही है बताओ, एक बार नोट सब लोग देखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी।
हाँ प्रतीक, यस, एंटी साइक्लोन मतलब जो कंडीशन है लो प्रेशर की नहीं है बीच में, अब वहां पे हाई प्रेशर डेवलप है, हाई प्रेशर डेवलप हो चुका है, वहां पे एयर सिंक कर चुकी है, इसलिए हाई प्रेशर हो गया। ठीक है, कुछ छूट गया हो तो ग्रुप पे मांग लेना, किसी का नोट कुछ ऊपर पीछे छूट गया हो। हम सेशन बंद कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग ग्रुप पे देख लीजिएगा जितना रह गया।